गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नलिन विभूति प्लस 2 उच्च विद्यालय शकरदास नवादा बजरगंज गया से आज हम सभी गया गाइडेंस प्लेटफॉर्म के तहत हम सभी फिजिक्स में क्लास 12 के लिए मॉडल सेट 4 करेंगे। पुनः हम आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। आप जितना ज़्यादा सेट मारेंगे उतना ही ज़्यादा आप मजबूत होंगे। तो चलें हम क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट चलते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमने दिया है, सबसे पहला है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखा का 2 गुण को आप बताएं। तो सबसे पहला गुण है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। दूसरा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से प्रारंभ होता है और निगेटिव चार्ज की ओर जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे कि 2 कंडेंसर हैव कैपेसिटेंस C1 and C2 so their parallel combination and series combination circuit। आपको 2 कैपेसिटेंस दिया गया है C1 और C2, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। तो हम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाएंगे इस प्रकार से पैरेलल, ठीक है। और इसका जो फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वह C1 प्लस C2 होगा। उसी प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन का बनाएंगे हम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है हमारा इस प्रकार से होगा और इसका 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेंज का नियम जो है इसको आप लिखें। डायरेक्टली ये क्वेश्चन लेंज नियम से भी जाना जाता है, इस प्रकार से भी पूछा जाएगा तो इसका सेम ही जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लें। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां पर इंड्यूस्ड लिखा हुआ, ठीक ना। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट। जिससे ईएमएफ पैदा होता है उसी को यह अपोज करता है। तो हम यहां इसका जब मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन देंगे तो हमारा E बराबर हो जाएगा -ND∅B/dt। यहां पर निगेटिव साइन इसलिए है कि चूंकि यह इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का, जिसे लेंज ने दिया था, इसलिए इसी का नाम जो है लेंज का नियम रखा गया। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। एक्सरे का 2 प्रॉपर्टी आपको लिखना है। हम सभी जानते हैं एक्सरे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, एक्सरे ट्रेवल विथ द स्पीड ऑफ लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलें आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट एनी 2 N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर। N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर का आपको नाम लिखना है। तो हम N टाइप सेमीकंडक्टर वे होंगे जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के बने होंगे, और जो P टाइप सेमीकंडक्टर वे होंगे जो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी से बने होंगे। दूसरा, द मेजॉरिटी कैरियर इन द N टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में होल्स हो गए। इसका ऑपोजिट हो जाएगा P टाइप में मेजॉरिटी इज होल एंड माइनॉरिटी इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे ज्यादा होगा नंबर ऑफ होल के अपेक्षा, और इसमें जो है P टाइप में नंबर ऑफ होल ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कॉम्बिनेशन से। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एनालॉग सिग्नल क्या होता है। इसका जो है साइन का कर्व जो होता है उसी प्रकार से एनालॉग का होता है। एनालॉग इट इज एन इलेक्ट्रिकल वेव फ्रंट कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन द मैग्नेटिक विथ टाइम, मैग्नीट्यूड विथ टाइम।
वोल्टेज करंट इसमें ले लेंगे टाइम के सापेक्ष में या कंटिन्यूअसली चेंज होता है। डिजिटल सिग्नल में इट इज डिसकंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिग्नल हैविंग ओनली बाइनरी वेरिएशन 1 and 0 विथ टाइम। डिजिटल सिग्नल में एम्पलीट्यूड या तो 1 होगा या 0 1 होगा, ये इसी के ऊपर या लाई करेगा तो उसे हम डिजिटल सिग्नल बोलेंगे, और जो कंटिन्यूअस वेरी करेगा वह हमारा एनालॉग सिग्नल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। डिफाइंड करंट डेंसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। करंट डेंसिटी क्या है और इसका एसआई मात्रक और डायमेंशन क्या है, इसे लिखना है आपको। तो करंट डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर हेल्ड टू द फ्लो चार्जेज। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज J बराबर I by A। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। SI unit of current density is ampere by meter square। The dimension of current density यहाँ पर L-2A है ना, तो यहाँ पर मीटर काम करेंगे तो ये L-2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एम्पियर है तो एम्पियर आ जाएगा, बाकी जो है शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया। स्टेट किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोनों लॉ जो है आपको अलग अलग भी पूछ सकता है या फिर एक साथ में भी पूछ सकता है। हम यहाँ पर दोनों आपको दे दिए हैं, क्योंकि दोनों जो है 2 मार्क्स क्वेश्चन में अलग अलग आने का रहता है, आता भी है। तो सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है, द अलजेब्रिकल सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0, सो इट इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, एक्चुअली इट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको आता है। तो सबसे पहले हम यहां पर बता दें आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला जो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, करंट लॉ भी बोलते हैं। दूसरा इसे जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, और तीसरा इट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर यह डिपेंड करता है फर्स्ट लॉ। चले हम सेकंड लॉ की ओर चलते हैं। सेकंड लॉ जो है, द अलजेब्रिकल सम ऑफ ऑल वोल्टेज दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट एंड EMF ऑफ ऑल सोर्स इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0, सो इट इज आल्सो कॉल्ड ए लूप लॉ और वोल्टेज लॉ, एंड इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप यहां पर कंपेयर कर लें अच्छी तरह से कि फर्स्ट लॉ जो है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड लॉ जो है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं जंक्शन लॉ, सेकंड लॉ को बोलते हैं लूप लॉ। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं करंट लॉ और सेकंड लॉ को बोलते हैं वोल्टेज लॉ। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनता है। चले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। राइट डाउन द स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स इट इज मेनली एन अट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरा इट इज अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। Question number 10. What is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volt? तो इसमें हम फार्मूला जानते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर 12.27 बटा रूट वोल्ट, ठीक है, एंगस्ट्रम फॉर द इलेक्ट्रॉन। यहां पर V का मान हमको दिया गया है 100, तो 100 यहां पर मान रखेंगे तो रूट निकालेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 10, इसको डिवाइड करेंगे तो लैम्डा का मान आएगा 1.22 एंगस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 11 भी न्यूमेरिकल है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपको। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैविंग ए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 8 कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेंस 45 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंस निकालना है दोनों लेंस का हमको इसमें। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है मैग्नीफाइंग पावर 8, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हम लगाएंगे MP बराबर होता है FO बटा ME। किसके केस में? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में हमें निकालना है।
तो हम 8 रख देंगे FO बाई FE, यानी FO बराबर 8 FE। और यहां पर हम FE का मान निकालेंगे हम, है ना। तो FE का मान निकालने के लिए हम जानते हैं लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का लेंथ L बराबर होता है FO प्लस FE। तो लेंथ हमारा दिया गया है कितना, 45 सेंटीमीटर अपार्ट है, दोनों को कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, 45 सेंटीमीटर। जो लेंस के बीच की दूरी है वही हमारा लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप भी हो जाता है। तो ये हमारा 45 दिया हुआ है। अभी हम यहां पर FO का मान निकाले थे 8 FE, है ना। तो ये 8 FE यहां पर रखेंगे और FE इसी में ऐड करेंगे तो 9 FE हो जाएगा, यानी FE का मान हमको कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। अब FE का मान हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। अभी अभी हम फार्मूला निकाले थे यहां पर FO का मान, FO बराबर 8 FE, तो FE का मान यहां पर रखेंगे 5, तो FO का मान कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हमारा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकल गया। चले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। ऑब्जेक्टिव इसमें अथवा करके भी दिया हुआ रहेगा, कोई भी एक इसे आपको अच्छी तरह से आप उसे चूज कर लेंगे और इसे बना लेंगे। चलें सबसे पहले हम चलेंगे डिस्कस कॉमन ट्रांजिस्टर वाइसिंग इन दिस केस ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। यहां पर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है कॉमन ट्रांजिस्टर वाइसिंग इन द केस ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। आप इसमें कॉमन ट्रांजिस्टर वाइसिंग में हम यहां पर जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में 3 जो है इनपुट होता है ना। एक को बोलते हैं बेस, दूसरा इमीटर, तीसरा कलेक्टर। तो हम यहां पर सर्किट जो हम बनाने जा रहे हैं, यहां पर हम कॉमन इमीटर का बनाने जा रहे हैं। आप किसी का भी बना सकते हैं, जो कि यहां पर दिया नहीं गया है कि आपको कौन सा कॉमन बनाना है, किसको आप कॉमन बनाएंगे। तो हम यहां पर द वेरिएशन ऑफ द बेस करंट IB इनपुट विथ बेस इमीटर वोल्टेज VB एट कांस्टेंट कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VC इज कॉल्ड द इनपुट कैरेक्टर। नाउ सर्किट डायग्राम इसका हम देख लें, आप इसे अच्छी तरह से प्रयास कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि लोड कहां से कहां इसमें हमारा कन्वर्ट करेगा, करंट किधर से किधर जाएगा। आप इसे देख लें। अब आगे बढ़ते हैं इसका कंक्लूजन में। द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आर सिमिलर टू द फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जंक्शन डायोड। सेकेंड, for a given value of emitter based voltage VB, the based current decrease with the increase in collector emitter voltage. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इसका देखें, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में द वेरिएशन ऑफ द कलेक्टर करंट IC आउटपुट with collector emitter voltage VCE at constant base current IB is called output characteristic। इसमें सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या आएगा, कीप द बेस करंट IB फिक्स्ड से 10 माइक्रो एम्पियर, है ना। इसको हम रखेंगे बेस करंट को। उसके बाद दूसरा जो है, नाउ change the collector emitter voltage VC using variable resistance R2 and note the corresponding value of the collector current. The graph between the various value of VCE and IC is plotted with which is the output characteristic of the transistor. A set of such curves can be plotted at different fixed value of base current, such 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर। हमारा जो कर्व आएगा वह इस प्रकार से होगा, और उसमें कर्व में हमारा नी वोल्टेज एंड कट ऑफ रीजन आप साफ साफ इसमें देख रहे हैं। तो हम इसका कंक्लूजन करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ बेस करंट कलेक्टर करंट इंक्रीजेज रैपिडली विथ द कलेक्टर इमीटर वोल्टेज इन द बिगिनिंग, बट एट हाई वैल्यू ऑफ VCE कलेक्टर करंट बिकम्स कांस्टेंट। Second, for a given value of VCE, the collector current IC is higher for the high value of the base current IB. Output resistance RO is defined. Output current resistance RO is defined as the ratio of a small change in voltage VCE, that is VCE to the small change in the collector
collector current ICE at constant base current, that is फॉर्मूला हमारा RO बराबर आएगा VCE बाई IC बटा IB, कांस्टेंट आएगा. दिस इज ऑल्सो नोन एज द AC रेजिस्टेंस, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द आउटपुट फॉर एन AC इनपुट सिग्नल. Output characteristic of the transistor in the common emitter configuration are divided into three regions. That is, first region is active region, second cut off region and third is saturation region, जिसे हमने आपको ग्राफ में साफ साफ लिख दिया है. तो चले हम देखते हैं एक्टिव रीजन में क्या होता है. एक्टिव रीजन लाइज अबव IB बराबर 0, बेस करंट वेयर इज 0, दैट रीजन इज कॉल्ड एक्टिव रीजन. इन दिस रीजन कलेक्टर जंक्शन इन रिवर्स बाइस्ड एंड इमीटर जंक्शन इज इन द फॉरवर्ड बाइस for a given value of IB. Collector current increases as VCE increases. A transistor is operated in the active region if it is used an amplifier. Cut-off region lies between below IB बराबर 0. बेस करंट से यह नीचे जब होगा तब यह कट ऑफ रीजन में काम आएगा और जब ऊपर होगा तब हमारा एक्टिव रीजन में काम आएगा. द कलेक्टर करंट हैज फाइनाइट वैल्यू अंडर दिस कंडीशन. in order to cut off the transistor, the emitter junction has to meet slightly reverse bias in addition to IB बराबर 0. then come to the saturation region. Saturation region lies close to zero voltage axis where all the curves coincides. In this region collector current is independent of the base current. Now come to the current amplification factor IB. इसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अगर बड़ा हो जाएगा तो आप छोड़ भी सकते हैं. DC current gain beta DC, that is it is defined as the ratio of the collector current to the base current. beta DC बराबर IC by IB है ना. since IC is greater than IB, so beta DC is greater than 1. the value of beta DC lies between 20 and 200. आप इसे याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि बीटा DC का वैल्यू कितना होता है, 20 and 200 के बीच में होता है. Now come to the second point, a small signal current gain है ना. स्मॉल सिग्नल करंट में बीटा AC, वह DC था या AC है. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट टू द स्मॉल चेंज इन द बेस करंट, दैट इज बीटा AC बराबर IC बाई IB बाई VCE कांस्टेंट है ना. दैट इज कॉल्ड द स्मॉल सिग्नल करंट बेस. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाए हम लोग. ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आ चुका है, आपको बहुत बार तो नहीं, 2-3 बार आ चुका है बिहार बोर्ड में. तो चलें सबसे पहले इसमें डिफाइन एंड डिड्यूस द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शंस इन द केस ऑफ सोलेनॉइड. प्रूव दैट M12 बराबर M21 बराबर M. तो सबसे पहले हम ये जान जाए कि म्यूचुअल इंडक्शन होता है क्या. म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल can be defined as the magnetic flux linked to the secondary coil due to the flow of induced current in primary coil. Mathematically, phi A secondary is directly proportional to current in primary coil, induced current in the primary coil. तो हम इसे हटाएंगे यहाँ पर प्रोपोर्शनल को, तो हम क्या लेंगे, M कांस्टेंट लेंगे है ना. तो यह हमारा M जो है क्या है, M जो है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है. तो M बराबर क्या हो जाएगा, फाई S बाई IP. यहाँ IP जो है P बड़ा लिखा गया है, छोटा होगा, ठीक ना, I बटा P. हेंस म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज इन सेकेंडरी कॉइल टू द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल. IP बराबर IA, M बराबर हमारा हो जाएगा फाई एस. अगर हम IP को हम IA मान ले तो म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल प्रोवाइडेड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर है ना. 1 एम्पियर अगर हम मान लेंगे तो M बराबर क्या हो जाएगा, फाई एस हो जाएगा. अब हम इसे EMF के रूप में अगर हम चलते हैं, फैराडे का सेकंड लॉ के ऊपर हम इसको हम लगाएंगे तो ES बराबर हो जाएगा माइनस डी फाई एस बाई डी टी. इक्वेशन नंबर 2 को हम इसमें यूज करेंगे. फाई एस का मान जो है ऊपर था वह M IP रखेंगे यहाँ पर. अब यहाँ पर M जो है कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, डी आई पी बाई डी टी हो जाएगा.
अब इसे हम एम का वैल्यू निकालेंगे तो एम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एम बराबर क्या हो जाएगा, ई एस बाई डी आई पी बाई डी टी हो जाएगा। हेंस द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द टू कॉइल इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ द लॉस ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पर हमें सिद्ध करना है कि M12 बराबर M21 है ना। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं, एक चीज और इसमें एसआई यूनिट ऑफ द इंडक्टेंस हम लोग देख लें, 5/I जो भी एल का होता है वही एम का भी होता है, वेबर प्रति एम्पियर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। और एक हेनरी बराबर होता है 1 वेबर बाई 1 एम्पियर, यानी वेबर प्रति एम्पियर बराबर होता है हेनरी। सोलेनॉइड में हम इसे सिद्ध करेंगे किस प्रकार से, आप इसे देख लें। सोलेनॉइड जो है n टर्न्स कॉइल wrapped around soft iron core is called the solenoid. Two solenoid S1 and S2 are placed coaxial as shown in the next page. हम यहाँ देख लें, आप फिगर दिया गया है ना। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। S1 में जो करंट जाएगा वह I1 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स N1 हो गए। इसमें करंट जो जाएगा वह I2 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपका N2 हो गया। कैलकुलेट करें इसमें हम, तो सबसे पहले कैलकुलेशन जो है हमारा ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड हम इसमें निर्धारित करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड S1 जो है हमारा हो जाएगा μ0 N1 I1, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड S2 हो जाएगा μ0 N2 I2। अब फॉर द सोलेनॉइड S1 n is the total number of turns, n1 is the total number of turns per unit length, and since they are placed coaxially so I1 बराबर I2 बराबर 1 हो जाएगा। फॉर द सोलेनॉइड S2 n2 is the total number of turns, n2 is the total number of turns per unit length, तो B1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा μ0 N1 I1, और B2 बराबर हो जाएगा μ0 N2 I2 है ना। L1 और L2 को अगर हम L कर लें तो N1 बराबर कितना हो जाएगा, N1 बराबर N1 बाई L हो जाएगा, जिसको हम L1 और L2 को हम L माने हैं तो यहाँ पर L ले लेंगे। अब दोनों का मान जो है B1 और B2 में हम पुट अप करेंगे। आप सीरियल नंबर से आप जो भी इक्वेशन आ रहा है सबको नंबरिंग करते जाएंगे, आप इसको लिखते जाएंगे। B1 का मान आ गया हमको μ0 N1 L1 I1 बटा L, और B2 का मान आ गया μ0 N2 L2 बाई L। phi बराबर होता है N1 B2 A1, और A1 A2 हम यहाँ पर A मान लें। अब इसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 में हम यूज करेंगे तो phi1 बराबर कितना हो जाएगा, मान ऊपर जो है B2 का मान था वह B2 का मान इसमें रखेंगे तो phi1 का मान हमारा इतना आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से हम phi2 का मान निकालेंगे तो phi2 का मान जो है हमारा आ जाएगा μ0 N1 N2 A I2 बाई L। अब ये दोनों डिफिनीशन को हमें क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्शन को, तो प्राइमरी कॉइल के लिए phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 होता है, तो phi1 बराबर M2 I2। अब इसके M2 I2 में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारा M21 का मान आएगा इतना, यानी μ0 N1 N2 A बाई 1 आएगा। और उसी प्रकार से हमारा जो है M12 का मान जो हमारा आएगा वह सेम वैल्यू आएगा, और दोनों को जब हम मैच करते हैं तो हमारा वैल्यू जो है दोनों M के बराबर हो जाता है। तो हम कंक्लूजन में क्या देंगे, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द प्राइमरी कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंडरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल व्हिच इज सिंपली कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछले कई वर्षों से ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस बार बहुत प्रबल संभावना है व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन जानेंगे और इसका बैलेंस कंडीशन निकालना जानेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस connected with galvanometer in the form of a bridge. It is used to fixed unknown resistance accurately. प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, P बाई क्यू बराबर R बाई एस, ये 5 नहीं S लिखा हुआ है ना, वेयर IG इज इक्वल टू 0।
है ना। वर्किंग थ्योरी में हम लोग देखेंगे देयर आर द थ्री रेजिस्टेंस P, Q एंड R बट S इज अननोन। यहां पर हमारा तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस लगाया गया है, R हो गया, P हो गया और Q हो गया और S हो गया, जिसमें P, Q, R का मान मुझे मालूम है लेकिन S का मान नहीं मालूम है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि विथ द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड, R इज नोन रेजिस्टेंस, जहां पर हमारा R जो है हमारा नोन रेजिस्टेंस है। इफ नो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर द ब्रिज इज सेट टू द बैलेंस्ड। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है कब बैलेंस होगा, जब Ig का मान जो है 0 होगा, गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वह 0 होगा, तब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो हमारा संतुलित होगा, बैलेंस्ड में होगा। इस प्रकार का फिगर बनाएंगे इसमें हम लोग। चले आगे हम इसमें लूप देखेंगे। IB बार बार फिगर तो नहीं दिखा सकते हैं, आगे हम लोग देख लें। लूप जो है हमारा एक बन रहा है A, B, D, दूसरा B, C, D, G, ऐसे करके लूप बनेगा। दोनों लूप में हम देखेंगे करंट का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो इन लूप A, B, D, A I1P माइनस IgG प्लस I2R बराबर 0 होगा। फॉर द बैलेंस्ड ब्रिज Ig बराबर 0 होता है, Ig का मान 0 रखेंगे तो I1P प्लस I2R बराबर 0 हो जाएगा। अब इस कैलकुलेट करेंगे तो I1 बाई I2 बराबर R बाई P आ गया। उसी प्रकार से लूप नंबर सेकंड जो BCG है उसमें हम देखेंगे तो हमारा ये क्या होगा, I1 माइनस Ig इंटू Q प्लस I2 प्लस Ig इंटू S प्लस Ig बराबर कितना हो जाएगा, 0 होगा। बैलेंस के लिए हमारा Ig का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी I1 Q प्लस I2 S बराबर 0 हो जाएगा, यानी I1 बटा I2 बराबर S बाई Q हो जाएगा। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। यही कंडीशन जो है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का फाइनल कंडीशन आता है, जो रिक्वायर्ड बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन कहा जाता है। ये इसमें एडवांटेज क्या है कि इट वर्क्स ऑन डिफ्लेक्शन मेथड, देयरफॉर इज रीडिंग इज वेरी एक्यूरेट। यह इसमें रीडिंग जो है बहुत एक्यूरेट होता है। दूसरा एडवांटेज क्या है, इन द हेल्प ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड इन द ऑर्डर ऑफ हाई एक्यूरेसी। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, डिसएडवांटेज इसमें यह है कि व्हेन ऑल द रेजिस्टेंस आर नियरली इक्वल, है ना, इट्स कैन नॉट गिव द एक्यूरेट मेजरमेंट। अगर सभी जो हमारा रेजिस्टेंस है वह नियरली एक दूसरे का बराबर हो तो हम इसमें नहीं निकाल पाते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट को। और दूसरा, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सेलेक्ट अ नॉन रेजिस्टेंस इज द ऑर्डर ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। अ नॉन रेजिस्टेंस को निकाल पाना इन द ऑर्डर ऑफ नॉन रेजिस्टेंस जो है बहुत मुश्किल पड़ता है। चले लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 15, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से, आप इसे अच्छी तरह से कर लेंगे। प्रिज्म फार्मूला निकालना, डिड्यूस प्रिज्म इक्वेशन एंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म। तो सबसे पहले हम जान जाएं कि प्रिज्म के केस में दो प्रकार का सरफेस होता है। प्रिज्म यहाँ पर देख लें त्रिभुज टाइप का है, जिसमें एक सरफेस ए बी है और दूसरा सरफेस AC है। इसमें एक रे जो है ये एयर से गया, इस पर इंपैक्ट करेगा, इसमें अपवर्तन की क्रियाएं होंगी और बाद में फिर ये करंट जो है इधर की ओर गया। अब इसमें जो डिफ्लेक्शन है ये आप इसमें देख सकते हैं। यह जो है हमारा नॉर्मल हो गया, यहाँ से ये दोनों को नॉर्मल को मिला दिए, ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये del 1 हो गया, ये del 2 हो गया। ये हमारा पर इमर्जेंट रे जो है निष्कासित जो किरणें हैं वह निकल रहा। अब इसमें हमें क्या निकालना है, प्रिज्म का सूत्र निकालना है, प्रिज्म का फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 केस के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है दो प्रकार का केस जाएगा। एक जो है रेयर से डेंसर की ओर जाएगा और डेंसर से रेयर की ओर रे हमारा जाएगा। तो फर्स्ट केस, व्हेन रे ऑफ लाइट पास थ्रू द फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, ये जो क्या है नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। और सेकंड केस, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है। तो आप फिगर को अच्छी तरह से देख लें। अब हम इसका कैलकुलेशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन में त्रिभुज PML में चलेंगे। डेल बराबर del 1 प्लस del 2 होगा।
बहिष्ठ कोण जो है सुदूर अंतः कोणों का योग का बराबर होता है, और I बराबर जो है डेल 1 प्लस R1 हो जाएगा, डेल 1 बराबर I माइनस R2 हो जाएगा, डेल 1 को हम E मान लें तो E बराबर E माइनस R2 हो जाएगा, यानी डेल का मान जो है हमारा क्या आने वाला है, या I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, दोनों को हम कंबाइन कर दे एक जगह तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। सेकंड त्रिभुज जो है, त्रिभुज हम चलते हैं PLK में। PLK में हम देखेंगे त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी R1 प्लस R2 प्लस X बराबर 180 डिग्री, यानी X का मान हमें आएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। अब क्वाड्रिलेटरल जो है ALKP में हम देखें तो चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसका वैल्यू हम पुटअप करेंगे, A प्लस 90 प्लस X प्लस 90 बराबर 360, यानी A प्लस X का मान आएगा हमको 180। अब यूजिंग द फॉर्मूला इन इक्वेशन नंबर 5 we can get that A प्लस 180 प्लस R1 प्लस R2 बराबर 180 हो जाएगा, यानी A माइनस R1 प्लस R2 बराबर 0, इसलिए A का मान कितना आएगा, R1 प्लस R2 होगा। इक्वेशन नंबर 8 इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ प्रिज्म। हेंस अब इसका हम यूज करेंगे इसमें, यानी डेल बराबर I प्लस E माइनस A में, तो I प्लस E बराबर हो जाएगा डेल प्लस A। Equation number 9 is called the second equation of the prism. It states that the sum of the total angle of incidence and the angle of emergence is equal to sum angle of the deviation and the angle of the prism. मिनिमम डिविएशन निकालने के लिए हम इसी को पुनः हम दिखाते हैं आपको फिगर मिनिमम डेविएशन के लिए। हम यहाँ पर ये हमारा मिनिमम डेविएशन हो गया है ना, ये हमारा निष्कासित कोण हो गया हमारा पर, ये इंसिडेंट रे हो गया। अब इसे हम आगे बढ़ाते हैं तो डेल बराबर डेल एम ले लेंगे, है ना, मिनिमम डेविएशन एम फॉर द मिनिमम, डेल बराबर डेल एम, आई बराबर ई हो जाएगा, R1 बराबर R2 जिसे R हम कहेंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू प्रिज्म फर्स्ट रिलेशन में R1 बराबर R2 बराबर ए होगा, इसे हम पुटअप करेंगे तो हमारा क्या होगा, R1 प्लस R बराबर ए हो जाएगा, यानी 2R बराबर ए, यानी R का मान आएगा हमको ए बाई 2। अकॉर्डिंग टू सेकंड रिलेशन हमारा आया था I प्लस ई बराबर डेल प्लस ए, I प्लस आई, चूंकि ई का मान हमारा आई होगा, यानी 2I बराबर हो जाएगा डेल एम प्लस ए, यानी डेल एम प्लस ए बाई 2। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ हम म्यू बराबर क्या जानते हैं, साइन I बाई साइन R, I का मान और R का मान जो आया उसे हम पुटअप कर देंगे। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म, है ना। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और ये संभावना है इस बार आने का, है ना। तो इस प्रकार से हम आज आपको मॉडल सेट 4 को कंप्लीट किए हैं। आप मॉडल सेट पूरे करते करते मेरी कोशिश है कि फिजिक्स के अंतर्गत में जितने भी चैप्टर हैं, है ना, वह सभी चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनली हम आपको तैयार कर दिए हैं, आपको मिल जाएगा PDF के रूप में, मैगजीन के रूप में, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वह भी हम आपको दे चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वह भी हम आपको दे देंगे, और इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में आप शेयर करें, लाइक करें, ताकि सभी बच्चों जो हैं इससे लाभान्वित हो और अच्छे से अच्छे अंक ला करके पास करें। धन्यवाद।